हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज हमारा केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 12 है और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जी हाँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं एमओटी। और ये ऐसी थ्योरी है जिससे हमको पसीना छूटता है यार, हमको कभी समझ में नहीं आई। तो अब आज ना आपको बिल्कुल मक्खन की तरह ये पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी और यहां से कोई भी क्वेश्चन अगर आपका नीट 2025 में पूछा जाएगा ना, वो आपका बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। एनसीईआरटी का वर्ल्ड टू वर्ल्ड कवर करते हुए हम इस पूरे टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। कहीं पे भी किसी भी एनसीईआरटी के वर्ल्ड में हमको इतनी सी भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं अपना केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 12, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो यहां पर मैंने लिख दिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और ये आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है। यहां पर मैंने लिख दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट। यहां से एक क्वेश्चन कम से कम हर साल पूछा जाता है, ये बिल्कुल पक्की बात है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो देख, सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है, जो ये आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ना, ये आपके दो साइंटिस्टों ने डेवलप करी। हुंड एंड मुलिकन। ये अपने को ध्यान रखना है। और यहाँ पर मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ये सारा एनसीईआरटी में दे रखा है, कुछ भी अपने मन से मैं यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा। तो यहाँ पर हमको ये बात पता होनी चाहिए कि जो आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो दो साइंटिस्टों ने दी, हुंड एंड मुलिकन। ये लिखा हुआ मैंने। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब देख, जैसे मैं किसी एटम की बात करूं, यहां पर मैंने हाइड्रोजन का एटम ले लिया। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, हमको पता है सर। तो मैंने लिख दिया सर 1s1। ठीक है, तो ये जो मैंने ऊपर खोपड़ी में 1 लिखा हुआ है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है और ये आपके 1s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो ये जो 1s है ना, ये जो आपका ऑर्बिटल है 1s, इसको अपन बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि हमने जिसकी बात करी है वो अपना एटम है। हाइड्रोजन जिसकी बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम है ना, तो यहाँ पर ये जो 1s मैंने लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहाँ पर जो आपका ये एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये आपके कहां पर प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल में। ये तो कॉमन सेंस की बात है यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। तो यहां पर अगर मुझे इतनी बात समझ में आ गई तो मैं बोल दूं क्या कि एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे क्या, इलेक्ट्रॉन। एटम में इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होते हैं सर, एटॉमिक ऑर्बिटल में। जैसे मैंने हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल लिया, तो वहां पर 1s क्या था, एटॉमिक ऑर्बिटल था और वहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। यस सर। तो आज के बाद मुझे पता लग गई बात कि अगर मैं एटम की बात करूंगा ना, तो इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट होता है सर, एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। बिल्कुल आसान बात है यार, बिल्कुल आसान सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देख, अब अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं, तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहां पर दो हाइड्रोजन एटम रहे होंगे, उन्हीं से ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना होगा, कॉमन सेंस की बात है। तो एक हाइड्रोजन एटम मैंने ये लिख दिया और दूसरा हाइड्रोजन एटम मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो ये बीच में इसका न्यूक्लियस, इसके पास सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होगा और ये इसके पास ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी सेम वैसे ही खेल होगा, बीच में न्यूक्लियस और एक इसके पास इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर क्या होगी सर, ओवरलैपिंग होगी कि नहीं होगी, होती है। ये बात हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो ये क्या बन गया मेरा, H2 का मॉलिक्यूल बन गया, H2 का मॉलिक्यूल बन गया। अब ध्यान से देख, ये जो मैं रेड कलर से कर रहा हूं ना, ये क्या आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये क्या आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो मैं रेड कलर से कर रहा हूं, ये आपका क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और आपको दिख रहा है, देखो जो आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से एक बात मुझे समझ में आ गई, अगर मैं एटम की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है एटॉमिक ऑर्बिटल में, और अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। बिल्कुल आसान सी बात है, अब बात समझ में आ गई। यस सर। तो वही बात मैंने यहां पर लिखी हुई है, एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। यस सर। मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। यस सर। बिल्कुल आसान है यार। ठीक है, ये मैंने हाइड्रोजन का एटम लिया, तो यहां पर देख, ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है और यहां पर तेरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बिल्कुल आसान। ये मैंने मॉलिक्यूल ले लिया हाइड्रोजन का, ये जो मैंने रेड कलर से बना रखे हैं ये आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और देख इलेक्ट्रॉन इसी में प्रेजेंट है।
तो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं सर? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं सर? एटॉमिक ऑर्बिटल में। बिल्कुल आसान सी बात है यार, बिल्कुल आसान सी बात है, ठीक है। तो वो बात यहां पर लिखी हुई है और एनसीईआरटी खुद भी बोलती है, देख एनसीईआरटी खुद बोलती है एटम में, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहां पर होगी? एटॉमिक ऑर्बिटल में। मॉलिक्यूल में किसी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहां पर होगी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। वही बात यहां पर लिखी हुई है, कॉमन सेंस की बात है, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। और जो आपकी थ्योरी है ना, उसका नाम भी तो वही है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यहां पर मतलब खेल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ही है, यहां पर खेल चलेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, ठीक है। अभी तक खेल चलता आ रहा था एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, अब बात चलने वाली है सर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आ गया, इसको मैं मिटा देता हूं। अब अगली बात समझ में हमको जो आनी चाहिए वो है कि सर बात चलेगी इस टॉपिक में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, इतनी बात तो समझ में आ गई, पर सर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा कैसे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा कैसे? तो देख, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे ना, वो कंबाइन करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा, सिंपल सी बात है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, वो कंबाइन करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे, बिल्कुल आसान है यार, ठीक है। ये क्या लिखा मैंने, देख, जैसे एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है और एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, ये क्या होंगे सर? कंबाइन होंगे और आपके क्या बन जाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। आपके क्या बन जाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, तो बोल देना कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। बिल्कुल आसान भाषा है भाई, ठीक है, आसानी से बात समझ में आ गई। अब देख, अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है और एनसीईआरटी ने 2-3 जगह पे ये दे रखी है बात कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हम बोल रहे हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा, क्या कोई से भी एटॉमिक ऑर्बिटल ले लूं क्या? क्या कोई से भी एटॉमिक ऑर्बिटल ले लूं क्या? नहीं भाई, एनसीईआरटी बोलती है जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को तुम कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने वाले हो ना, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एक क्राइटेरिया है भाई। वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो तुम ले रहे हो, जैसे यहां पर मैंने 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिए, एटॉमिक ऑर्बिटल एक और एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरा, तो यहां पर इनको एक क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। क्या? इनकी एनर्जी या तो सेम हो, दोनों की एनर्जी या तो सेम हो। सेम कब होगी? अगर ये भी 1s ऑर्बिटल हो एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल हो, मतलब जैसा एटॉमिक ऑर्बिटल ये हो वही एटॉमिक ऑर्बिटल ये हो, तो दोनों की एनर्जी क्या होगी सर? सेम होगी। जैसे मैंने H2 के केस में देखा, ये हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम, यहां पर भी 1s खेल था, यहां पर भी 1s खेल था, दोनों जगह एटॉमिक ऑर्बिटल सेम थे, तो दोनों की एनर्जी तो सेम ही होगी, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जो तुम एटॉमिक ऑर्बिटल ले रहे हो, जिनको कंबाइन करके तुम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने वाले हो ना, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी या तो सेम हो, एनर्जी या तो सेम हो, ठीक है, या फिर एनर्जी लगभग सेम हो। लगभग सेम मतलब जो एनर्जी का डिफरेंस हो ना, वो बहुत कम हो, बहुत मिनिमल हो, ठीक है। तो यहां पर बात समझ में आ गई कि ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करने हैं हमको जिनका एनर्जी दोनों का सेम हो या फिर एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम हो। एनर्जी डिफरेंस मिनिमल लिख देता हूं मैं, मिनिमल मतलब बहुत कम हो, एनर्जी का डिफरेंस ना के बराबर हो। इसको एनसीईआरटी बोलते हैं कंपेरेबल एनर्जीज। कंपेरेबल मतलब लगभग सेम सेम, ठीक है। बात क्लियर हो गई? यस सर। तो ये क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए। एक और क्राइटेरिया है, यहां पर ना सिमेट्री फॉलो होनी चाहिए, सिमेट्री, सिमेट्री होनी चाहिए। मतलब ये वाला जो एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये वाला जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में सिमेट्री होनी चाहिए। जैसे अगर मैंने एक px ले लिया, अगर मैंने एक px ले लिया तो दूसरा भी मुझे px ही लेना पड़ेगा। अब ऐसा मत कर देना कि एक तुमने px ले लिया, एक तुमने py ले लिया, तो यहां पर खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि सिमेट्री नहीं है भाई। सिमेट्रिकल होना चाहिए खेल, और आगे जाके अपने को और अच्छे से देखने को मिलेगा। अभी हम बेसिक बेसिक बातें पढ़ रहे हैं, अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से बातें समझ में आ जाएंगी। तो फिलहाल आपको इतना बात ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है। सर एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है। क्या कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो जाएंगे क्या? नहीं, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करने हैं जिनकी एनर्जी या तो सेम हो या फिर जिनकी एनर्जी के बीच में डिफरेंस बहुत कम हो, जिनकी एनर्जी कंपेरेबल हो, मतलब बहुत मिनिमल एनर्जी का डिफरेंस हो उनके बीच में, ठीक है। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि वो सिमेट्रिकल होने चाहिए, वहां पर सिमेट्री होनी चाहिए। यस सर, बात क्लियर हो गई।
अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो वही बात मैंने यहां पर लिख दी, एनसीईआरटी खुद बोलती है, एनसीईआरटी खुद बोलती है, क्या बोलती है? द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी, वही बात मैंने बोल दी आपको, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मैं उम्मीद करता हूं एनसीईआरटी की ये लाइन आपको अब समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। अब देख, यहां पर मैंने हाइड्रोजन का एटम लिया था, यहां पर मैंने हाइड्रोजन का एटम लिया था, और यहां पर मैं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले रहा हूं। तो यहां पर ये आपका क्या सर? एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये आपका क्या सर? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब देख, जब मैं एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं तो बीच में सिर्फ एक न्यूक्लियस है ना, एक न्यूक्लियस है, इसको बोलते हैं मोनोसेंट्रिक, इसको बोलते हैं मोनोसेंट्रिक। तो वही बात यहां पर मैंने लिखी हुई है, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं सर? मोनोसेंट्रिक होते हैं, यानी इनके पास सिर्फ एक न्यूक्लियस होगा। पर जब मैं बात करूंगा सर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो ये आपके क्या होते हैं सर? पॉलीसेंट्रिक, या फिर यहां पर मतलब दो, कम से कम दो तो न्यूक्लियस होंगे ही सही, दो से ज्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। यानी जब मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं ना, जब मैं मॉलिक्यूलर की बात कर रहा हूं, जब मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, तो वहां पर खेल होगा पॉलीसेंट्रिक, यानी वहां पर दो या फिर दो से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं। बात क्लियर है? दो न्यूक्लियस तो कम से कम होंगे ही सही। जैसे यहाँ पर मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करूं, तो यहाँ पर ये जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको दिख रहा है, यहाँ पर तुमको दो न्यूक्लियस बीच में दिख रहे हैं। क्या सर? अब बात समझ में आ गई कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में खेल होगा पॉलीसेंट्रिक और एटॉमिक ऑर्बिटल में खेल होगा मोनोसेंट्रिक, यानी एक न्यूक्लियस। तो ये बात जो एनसीईआरटी ने लिखी हुई है हमको समझ में आ गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देख, ये बात भी मुझे समझ में आनी चाहिए कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे ना, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे ना, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने वाले हैं। अगर मान ले दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। सिमिलरली यहां पर मैंने बात करी थी कि जैसे एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये रहा, और ये कंबाइन हो गया दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ, तो यहां पर जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे ना, वो भी कितने बनेंगे सर? दो ही बनेंगे, क्योंकि दो आपने क्या ले लिए? एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिया। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कंबाइन हुए तो दो ही आपके क्या बनेंगे सर? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। वो आपको यहां पर भी दिख रही है बात। ये देख, ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ऐसा ही एक और कंबाइन हुआ होगा, तब जाके आपका ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना होगा। तो इसमें देख, एक ये रहा, एक ये रहा, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहां पर आपको बनते हुए दिख रहे हैं। बात क्लियर है ना? यस सर। वो बात मैंने यहां पर भी बता रखी है आपको। देख, एक एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, तो देख यहां पर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। यानी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे ना सर, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने वाले हैं। ये बात भी एनसीईआरटी की समझ में आ गई? यस सर। तो यहां पर मैंने लिख दिया, इसको भी मैंने टिक मार दिया कि ये बात मुझे समझ में आ चुकी है। तो मैंने लिखा हुआ है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने वाले हैं। ठीक है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो दो क्राइटेरिया भी मैंने आपको बताई थी कि जो मान लो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं ना, तो उनकी एनर्जी या तो सेम हो या फिर लगभग सेम हो। ठीक है, और वहां पर सिमेट्री भी दोनों के बीच में होनी चाहिए, दोनों के बीच में सिमेट्री होनी चाहिए। अभी अपन आगे बढ़ेंगे तो और अच्छे से इन बातों को ध्यान में देखेंगे। अब देख, आगे बात करते हैं अपन। अब देख, यहां पर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए ना, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। तो देख, इसमें से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हमेशा ध्यान रखना, नीचे साइड अपने को क्या लिखना है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऊपर क्या लिखना है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं ना, उसके 50% क्या होते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, और 50% क्या होते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। जैसे मैं बात करूं, यहां पर तेरे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने थे, तो एक क्या होगा सर? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक क्या होगा सर? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बिल्कुल आसान सी बात है। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दी वही बात, एक आपका होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक आपका होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब कॉमन सेंस लगा यार, बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड बन गया, बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड बन गया। अब बॉन्ड बन गया मतलब अच्छी बात है, यानी बंदा स्टेबल होगा, और स्टेबल जो होता है उसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। तो यहां पर बॉन्डिंग लिखा हुआ है ना, तो यहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, एनर्जी कम होगी, सिंपल सी बात है। यहां पर एंटी बॉन्डिंग लिखा हुआ है, यानी बॉन्डिंग नहीं हो रही, यानी स्टेबिलिटी कम है, एनर्जी ज्यादा है। स्टेबिलिटी कम है, एनर्जी ज्यादा है। बिल्कुल आसान है। यस सर, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। और ध्यान रखना, हमेशा तुमको नीचे साइड क्या लिखना है?
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऊपर क्या लिखना है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि ये ना एनर्जी के बेस पे होता है, नीचे कम एनर्जी वाला रखना है, ऊपर हमको ज्यादा एनर्जी वाला रखना है। तो देख कम एनर्जी इसकी है बॉन्डिंग वाले की, और ज्यादा एनर्जी किसकी है, एंटी बॉन्डिंग वाले की। तो ऊपर हमको ज्यादा एनर्जी वाला खिलाड़ी रखना है। आगे जाके अपन और अच्छे से इस बात को देखेंगे। तो ये बात समझ में आ गई। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया कि जो आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी, ये दो साइंटिस्टों ने डेवलप करी, हुंड एंड मुलिकन। यस सर। जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं ना, वो कैसे बनते हैं, बाय कंबाइनिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। बिल्कुल आसान है। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या कोई से भी कंबाइन कर जाएंगे क्या? नहीं भाई, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे जिनकी एनर्जी सेम हो या फिर लगभग सेम हो, और सिमेट्री भी वहां पर होनी चाहिए दोनों के बीच। ठीक है। फिर हमने बात करी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो मोनोसेंट्रिक होते हैं, एंड जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं। यस सर, ये बात भी समझ में आ गई। फिर हमने बात करी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। यस सर। और जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे ना, उसका 50% तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 50% एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसकी स्टेबिलिटी तो ज्यादा है पर एनर्जी कम है, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसकी एनर्जी ज्यादा है पर स्टेबिलिटी कम है। ये अपने को रटने नहीं है, ये अपने को दिमाग में ध्यान में आनी चाहिए। ये सब बातें मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप इस लेक्चर के साथ ही इन बातों को बिल्कुल दिमाग में अपने बैठा दो। अब अपन आगे बात करते हैं। अब एक बात और ध्यान रखना, कभी भी आपको स्टार दिखे ना, कभी भी आपको स्टार दिखे तो ये जो स्टार होता है ना, ये आपका किसको शो करता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को मैं काई से शो करने वाला हूँ सर, स्टार से शो करने वाला हूँ। कहीं पे भी अगर मुझे स्टार लगा हुआ दिखता है ना, तो मुझे समझ जाना है कि ये किसकी बात चल रही है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात चल रही है। ठीक है। जैसे अगर मैंने लिखा सिग्मा और एक लिखा मैंने सर सिग्मा स्टार, तो ये जो सिग्मा स्टार वाला खेल है ना, ये आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात चल रही है, ये आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात चल रही है। जैसे अगर मैंने लिखा पाई और एक मैंने लिखा सर पाई स्टार, यानी जो ये मैंने पाई स्टार लिखा, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात चल रही है। ठीक है। तो जहां पर मुझे स्टार लगा हुआ दिखेगा, मुझे समझ जाना है बात को कि ये किसकी बात चल रही है, सर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात चल रही है। ठीक है। आगे अपन बढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में बातें आएंगी। अब देख, अब ये जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये आपको अभी तक डिफिकल्ट लगता रहा होगा, पर अब जब आप इसको पढ़ोगे ना, मक्खन की तरह एक एक वर्ड आपका समझ में आपको आ जाएगा, क्योंकि सारी बातें मैंने बिल्कुल देसी लैंग्वेज में आपको समझा दी। कोई भी दिक्कत आपको किसी भी वर्ल्ड में यहाँ पर एनसीईआरटी के नहीं होने वाली, और मैं कोई भी वर्ल्ड, कुछ भी चीज एनसीईआरटी का छोड़ ही नहीं रहा हूँ, एक एक वर्ल्ड कवर करते हुए चल रहा हूँ। आप इसको जब पढ़ोगे तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी कि मैं सही बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है। आगे बात करते हैं अपन। अब देख, अभी तक पिछले लेक्चर तक हम बात कर रहे थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। तो यहां पर क्या मैंने लिखा हुआ है, जैसे इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इन अकॉर्डेंस विद द अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल पता है ना आपको, 1s2 2s2 2p6 3s2, ये जब फॉलो होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस पे जाता है, जो सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल होता है, यानी 1s के पास सबसे कम एनर्जी होती है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस एटॉमिक ऑर्बिटल के पास जाता है जिसमें सबसे कम एनर्जी हो, तो 1s के पास जाता है, फिर 2s के पास जाता है। तो वही क्या होता है, आपका अबव प्रिंसिपल होता है। यहां पर मैं बता देता हूं आपको, ये क्या आपका अबव प्रिंसिपल है। ठीक है। यहां पर अगर s और p ऑर्बिटल होगा तो वहां पर अपन n ही यूज करते हैं। n मतलब ये क्या आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको बोलते हैं, और ये पीरियड का नंबर होता है, जैसे फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड। ठीक है। फिर अगर मैं d ऑर्बिटल की बात करूं तो यहां पर अपन n-1 यूज करते हैं। f ऑर्बिटल की बात करूं तो यहां पर अपन n-2 यूज करते हैं। जैसे अगर मुझे इस ऑर्बिटल का नाम बताना होगा, ठीक है, तो यहां पर देख इसका पीरियड का नंबर क्या है 4, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, d के लिए मैं क्या यूज करता हूं सर n-1, तो इसको मैं बोलूंगा सर 3d, इसको मैं क्या बोलूंगा सर 3d बोलूंगा। अगर मुझे इस d का नाम बताना होगा, इस d का नाम बताना होगा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा सर 5d बोलूंगा, 5d बोलूंगा। अगर मुझे इस f का नाम बताना होगा, f में क्या यूज करते हैं अपन n-2, तो इसका n कितना है सर 7 है, तो 7-2 मुझे 5f लिखना पड़ेगा। यस सर। अगर मैं इस s की बात करूं तो s में तो अपन डायरेक्टली n ही यूज करते हैं, तो इसको मैं 2s बोलूंगा। तो ये सब क्या आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही तो है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही तो है। तो ये जो फॉलो होता है ना आपका, इसी को क्या बोलते हैं अपन, अफबाउ प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, अफबाउ प्रिंसिपल बोलते हैं। तो वही बात यहां पर हमने लिखी हुई है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं ना,
एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, तो कौन सा रूल फॉलो करते हैं सर? एफबाउ प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। यस सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गई। सिमिलरली ना, अब हम क्या करने वाले हैं इस लेक्चर में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, तो अब हम इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करेंगे सर? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करेंगे। तो यहाँ पर भी हम कौन सा रूल फॉलो करने वाले हैं सर? एफबाउ प्रिंसिपल फॉलो करने वाले हैं। कौन सा रूल फॉलो करने वाले हैं? एफबाउ प्रिंसिपल। और जब एफबाउ प्रिंसिपल फॉलो होता है ना, तो यहाँ पर दो और चीज फॉलो होती है, एक तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जैसे मान लो एक तेरे पास ये ऑर्बिटल है ना, तो इसमें अगर तेरे को 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो ऐसे मत भर देना, ऐसे मत भर देना, दोनों को एक ही साइड मत रख देना। यहाँ पर अपोजिट स्पिन फॉलो होती है, क्योंकि जब अपोजिट स्पिन होगी तो यहाँ पर रिपल्सन क्या होगा? कम होगा, और रिपल्सन अगर कम होता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। तो ये वाला खेल होगा और ये वाला खेल गलत है। तेरे को यहाँ पर अपोजिट स्पिन से इलेक्ट्रॉन फिल करने पड़ेंगे ऑर्बिटल्स के अंदर, इसको बोलते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो यहाँ पर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी फॉलो होगा। यस सर। सिमिलरली यहाँ पर हुंड्स रूल भी फॉलो होगा। हुंड्स रूल का मतलब, यानी मान ले ये तेरा पी सबसेल है, ये तेरा पी सबसेल है। अब यहाँ पर तेरे को मान ले 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो तू ऐसे मत भर देना, देख 1 2 3 4, नहीं, पहले कोशिश करना है कि हर डब्बे में 1 इलेक्ट्रॉन जाए। पहले कोशिश करना है कि हर डब्बे में 1 इलेक्ट्रॉन जाए। तो देख 1 2 3, अब चौथा भरना है तेरे को यहाँ, इसको बोलते हैं अपन हुंड्स रूल। ध्यान रखे, बात समझ में आ गई? यस सर। तो ये आपका हुंड्स रूल है। तो हुंड्स रूल आपका यहाँ भी फॉलो होता था जब अपन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करते थे, और अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी तेरा हुंड्स रूल फॉलो होगा, एफबाउ प्रिंसिपल फॉलो होगा, और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी फॉलो होगा। बिल्कुल आसानी से बात समझ में आ गई है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से, बस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतनी बात समझते रहो। पूरा जो ये थ्योरी है आपको बिल्कुल लास्ट तक अपन पहुंच जाएंगे, बिल्कुल मक्खन की तरह समझ में आ जाएगी, कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, जो भी आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पूछा जाने वाला है नीट 2025 के अंदर। ठीक है, तो ये बातें सारी आपको समझ में आ गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये सब जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में, ये बात मैंने आपको बिल्कुल देसी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ये जो सारी चीजें लिखी हुई है ना, इनको आप एक बार पढ़ लेना भाई, वही सब लिखा हुआ है, देख वही सब लिखा हुआ है जो मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, इनको आप जब रीडिंग करोगे ना, तो आपको बिल्कुल मक्खन की तरह सब कुछ समझ में आ जाएगा। हर बात मैं आपको कवर करा रहा हूँ, कुछ भी यहाँ पर एक भी वर्ड एनसीईआरटी का छूट नहीं रहा है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब खेल स्टार्ट हो गया। यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है? फॉर्मेशन ऑफ लकाओ। फॉर्मेशन ऑफ लकाओ, लकाओ की फुल फॉर्म होती है सर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कॉमन सेंस की बात है, हमको इस लेक्चर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने, तो हमको ये बात पता है सर कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तभी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो यहाँ पर वो कैसे कंबाइन होते हैं सर? लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। फिर क्या बनेंगे? आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अब देख कहानी क्या है सर? कहानी क्या है? वेव मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन होती है, एक इक्वेशन होती है स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। ये हमारे कोर्स में तो नहीं है, ये फिजिक्स में आपको पढ़ने को मिल जाएगी, पर फिर भी ये जेईई मेंस में पढ़ा देते हैं, हमारे कोर्स में ये नहीं है स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। तो एक इक्वेशन होती है वेव मैकेनिक्स में, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, उसके सॉल्यूशन से हमको क्या मिलते हैं सर? एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं। स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमको क्या मिलते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं। अब ध्यान से देख, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स समझ रहे हो ना क्या है? जो 1s 2s 2p, ये सब क्या आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही तो होते हैं। ठीक है, तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये कैसे मिले हमको? ये मिले स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से। तो स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल गए। ठीक है, अब जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना, ये एक्सप्रेस कैसे होते हैं भाई? वेव फंक्शन के द्वारा। वेव फंक्शन, ये जो शिव भगवान होते हैं, महादेव, उनके पास एक त्रिशूल जैसा नहीं होता, त्रिशूल होता है ना, तो ये जो त्रिशूल जैसा सिंबल है, ये किसका? आपका वेव फंक्शन का है। इसको अपन बोलते हैं साई, इसको बोलते हैं अपन साई। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उनको कैसे एक्सप्रेस करना है? त्रिशूल से, जिसको बोलते हैं अपन साई। इसको क्या बोलते हैं? वेव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या शो करता है? ये शो करता है किसी इलेक्ट्रॉन वेव के एम्पलीट्यूड को। एम्पलीट्यूड पता है ना, जैसे कोई एक इलेक्ट्रॉन वेव ही है, तो ये जो इसका मैक्सिमम हाइट है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये तो फिजिक्स की बातें हो गई, बस तुम इतना ध्यान रखना, ये सब एनसीईआरटी में दे रखा है, जो यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको बस ध्यान रखना है। ठीक है,
वेव मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन है आपके पास, उसके सॉल्यूशन से आपको क्या मिला, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को किस में एक्सप्रेस करना है सर, वेव फंक्शन में, जिसको अपन त्रिशूल से शो करते हैं, जिसको बोलते हैं अपन साई, ठीक है। और ये आपका क्या शो करता है सर, इलेक्ट्रॉन वेव के एम्पलीट्यूड को, इलेक्ट्रॉन वेव के एम्पलीट्यूड को। यस सर, बात समझ में आ गई। अब देख प्रॉब्लम कहां पर आई ना, प्रॉब्लम कहां पर आई, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। ये बात अपने को ध्यान रखना है बस, कि प्रॉब्लम कहां पर आई सर, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। और फिर सॉल्यूशन क्या निकला, कि लगाओ कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स को अब लीनियरली कॉम्बिनेशन करना है उनका और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है। तो ये बात ध्यान रखना, एनसीईआरटी ने खुद बोल रखी है कि प्रॉब्लम कहां पर आई सर, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आई, और सॉल्यूशन क्या निकला, लगाओ। और ये हमको इस टॉपिक में यही तो पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ लगाओ। तो अब देखते हैं अपन आगे। अब लकाओ देख, लकाओ देख, ये अपना हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये अपना हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। यस सर, तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन के एटम कंबाइन हुए होंगे। यस सर, तो एक एच मैंने लिख दिया और एक मैंने एच बी लिख दिया। अब यहाँ पर ये मैंने इसका क्या बना दिया, एटॉमिक ऑर्बिटल बना दिया 1s, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। यस सर, और ये मैंने क्या बना दिया, इस वाले हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मैंने अपोजिट रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट स्पिन होता है, इसी को तो क्या बोलते हैं अपन, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यस सर, तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी बात कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उनको अपन वेव फंक्शन से एक्सप्रेस करते हैं। तो इसको मैंने त्रिशूल ए लिख दिया, इसको मैंने त्रिशूल बी लिख दिया, यानी साई ए और साई बी लिख दिया मैंने, क्योंकि दोनों आपके जो 1s है वो एटॉमिक ऑर्बिटल ही तो है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। यस सर, तो साई ए में भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, साई बी में भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब हमको क्या करना है, अब मुझे अप्लाई करना है लगाओ। मतलब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है इनको मुझे कंबाइन करना है, और क्या बनाना है सर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है। इसी को अपन बोलते हैं लगाओ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यस सर, तो यहां पर मैंने लिख दिया साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वल टू, ये ध्यान रखना, साई ए प्लस साई बी या फिर साई ए माइनस साई बी, साई ए प्लस साई बी या फिर साई ए माइनस साई बी। ठीक है, और हमने बात करी थी सर कि नीचे अपन क्या रखते थे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऊपर क्या रखते थे अपन, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देख बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मतलब अच्छी बात है ना, अच्छी बात है मतलब प्लस कर दे यार, तो यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया। एंटी बॉन्डिंग गंदी बात है ना, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, साई ए प्लस साई बी, ये हो गया आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये हो गया आपका साई ए माइनस साई बी, ये हो गया आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बात आपको पता है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है पर एनर्जी कम होती है, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी स्टेबिलिटी तो कम होती है पर एनर्जी ज्यादा होती है। ये बात हमने ऑलरेडी देखी हुई है। ठीक है, तो नीचे अपन हमेशा किसको रखेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, और ऊपर हम हमेशा किसको रखेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, क्योंकि ये एनर्जी के बेस पे होता है। नीचे अपन कम एनर्जी वाला खिलाड़ी रखते हैं, ऊपर अपन ज्यादा एनर्जी वाला खिलाड़ी रखते हैं। तो नीचे मैंने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रख दिया, ऊपर मैंने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रख दिया। ठीक है, वापस देख, साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वल टू साई ए प्लस साई बी या फिर साई ए माइनस साई बी। बॉन्डिंग अच्छी बात है, तो नीचे मैंने प्लस वाला खेल कर दिया, ऊपर मैंने माइनस वाला खेल कर दिया, क्योंकि ऊपर एंटी बॉन्डिंग की बात चल रही है। ठीक है, अब ध्यान से देख, ध्यान से देख, एक आपका H है और एक आपका H है, इन्हीं से तो आपका क्या बना होगा, H2 बना होगा। ठीक है, तो इसके पास भी s ऑर्बिटल प्रेजेंट है 1s, इसके पास भी s ऑर्बिटल प्रेजेंट है। और हमने पिछले लेक्चर में बात देखी थी यार, पिछले लेक्चर में बात देखी थी कि s में तो हमेशा क्या होगा सर, s का जो ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है, ये भी स्फेरिकल होगा। तो यहां पर जब ओवरलैपिंग होगी तभी तो आपका H2 बनेगा, यहां पर जब ओवरलैपिंग होगी तभी तो आपका H2 बनेगा। तो यहां पर कौन सी ओवरलैपिंग होती थी सर, यहां पर तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती थी, यानी एक्सियल ओवरलैपिंग होती थी। वो एक्सियल ओवरलैपिंग में तो सिग्मा बनता था, एक्सियल ओवरलैपिंग में तो सिग्मा बनता था। तो ये तो बात हुई वहां की, पर यहां पर क्या होगा, एक सिग्मा बनेगा और एक सिग्मा स्टार बनेगा। समझ में बात आ गई। जो सिग्मा मैं लिख रहा हूं ना वो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और जो सिग्मा स्टार मैं लिख रहा हूं वो आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था स्टार कहीं दिख जाए ना वो आपका एंटी बॉन्डिंग वाला खिलाड़ी होता है। बात क्लियर है ना, बिल्कुल सिंपल है यार, बिल्कुल कहानी की तरह समझने की कोशिश करो। हर चैप्टर यहाँ पर कहानी की तरह आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो कंसेप्ट अगर क्लियर है ना तो कहीं पे भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो वही बात मैंने लिख दी, यहाँ पर मैंने सिग्मा लिख दिया, यहाँ पर मैंने सिग्मा स्टार लिख दिया। सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है यार। ठीक है, तो वही बात यहां पर लिखी हुई है। देख, हमको पता है सर साई ए के पास एक इलेक्ट्रॉन था,
साई बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था। अब यहां जब मैं प्लस कर रहा हूं ना, तो एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहां पर मैंने 2 बना दिए। ऊपर देख, एक और एक माइनस, एक माइनस एक 0 हो गया, यहां पर मैंने खाली डब्बा छोड़ दिया, एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है एंटी बॉन्डिंग वाले में। बिल्कुल सिंपल सी बात है, वो एनसीईआरटी ने भी दे रखा है, ठीक है, वो एनसीईआरटी ने भी दे रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूं जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये बातें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आज से पहले मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में नहीं आई होंगी बातें यार, क्योंकि ये टीचर बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से पढ़ाते हैं यार, बहुत दिमाग में समझ में ही नहीं आती बातें कि पढ़ा क्या रहे हैं भाई साहब। वो ऐसा लगता है कि खुद को ही पढ़ा रहे होंगे, उन्हीं को खुद को समझ में आ रहा है। तो जिनको पहले से थोड़ा बहुत आता है उनको तो समझ में बात आ जाती है, पर जो एवरेज बच्चे या बिलो एवरेज बच्चे होते हैं उनको दिमाग में पल्ले भी नहीं पड़ता भाई बता क्या रहे हैं टीचर लोग। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको बिल्कुल अच्छे से बातें समझ में आ गई होंगी। आज के बाद कोई दिक्कत आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में नहीं आने वाली। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देख, एक आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नीचे किसको रखते हैं अपन, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, तो यहां पर मैंने लिख दिया नीचे। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कहां रखते हैं अपन, ऊपर रखते हैं, यहां पर मैंने लिख दिया ऊपर। बिल्कुल आसान है, ये बात मुझे पता है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं ना, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा और एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा एनर्जी कम, ठीक है। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी स्टेबिलिटी कम पर एनर्जी ज्यादा। सिंपल सी बात है यार, ठीक है। अब देख, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वहां पर अपन क्या करते हैं, प्लस करते हैं ना, प्लस करते हैं ना। देख, बॉन्डिंग वाले में मैंने प्लस किया और एंटी बॉन्डिंग वाले में मैंने माइनस किया। प्लस अच्छी बात है कि गंदी बात है, अच्छी बात है, यानी यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्या होगा सर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वो यहाँ पर होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। बात क्लियर है। अब ध्यान से देख, ध्यान से देख, यहां पर देख 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, वो यहां पर तेरे 0 आ गए, यहां पर तेरे 0 आ गए, ठीक है। तो यहां पर देख, एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया तेरा, एक ही आ गया यहां पर। तो यहां पर अगर तू बीच में देखेगा ना, यहां पर तू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में अगर तू देखेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तेरे को सबसे ज्यादा पाई जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में। कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं मैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। पर तेरे को पता है सर कि ये ऊपर वाला डब्बा खाली हो गया, मतलब ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था वो तो खाली हो गया, यानी उसके अगर बीच में मैं देखूं वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पाई नहीं जा रही, वहां पर 0 है भाई, सब शून्य खिलाड़ी है, वहां पर खेल चल रहा है शून्य का, ठीक है। तो यहां पर जब खेल शून्य का होता है ना, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाती है, तो वहां पर तू बोलता है, एक शब्द यूज करता है नोडल प्लेन, उसको बोलते हैं अपन नोडल प्लेन। जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ोगे फिजिकल केमिस्ट्री में, वहां पर टीचर जो भी आपको पढ़ाएगा वो बताएगा नोडल प्लेन। तो बात समझ में आ जाएगी आपको कि नोडल प्लेन मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी शून्य हो, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो एकदम, ठीक है। तो जब मैं बात करता हूं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो यहां पर बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। और जब मैं बात करूं सर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो बीच में यहां पर नोडल प्लेन बन जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी शून्य हो गई, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो गई। क्यों, क्योंकि यहां पर हम क्या करते हैं, साई ए माइनस साइन बी, साई ए माइनस साई बी। बिल्कुल आसान है यार, सिंपल सी बात है। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ रही होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये सब बातें मैंने आपको पढ़ा दी, इसको आप रीडिंग कर लेना, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। कोई भी शब्द, कुछ भी चीज यहाँ पर एनसीईआरटी से छूटी नहीं हुई है, हमने हर चीज कवर करी हुई है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। और अगर आप ये पैराग्राफ ना भी पढ़ो ना, तो आप बिल्कुल हम मुझ पे 100% भरोसा कर सकते हो कि मैंने सब कुछ यहाँ पर कवर किया है। पर अगर आप ये रीडिंग कर लोगे तो आपको खुद से कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको लग जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यस सर बिल्कुल हर एक वर्ड यहाँ पर कवर किया हुआ है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा हुआ है सर, कंडीशंस फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी हमने बात करी थी स्टार्टिंग में कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा। सर जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। और हमने वहां पर कंडीशंस भी तो देखी थी, तो वही कंडीशंस यहां पर लिखी हुई है वापस से, तो पढ़ लेते हैं। पहली बात, बेसिक बात क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है, तो ये बात हमको पता है। तो पहली कंडीशन क्या है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे होंगे ना, उनकी एनर्जी क्या होगी सर, या तो सेम हो, वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी या तो सेम हो या फिर लगभग सेम हो, मतलब नियरली सेम। इसको एनसीईआरटी बोलते हैं कंपेरेबल एनर्जीज, कंपेरेबल एनर्जीज, लगभग सेम होनी चाहिए एनर्जी, ठीक है। तो अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स
जिनको अपन कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं ना, उनकी एनर्जी अगर सेम है तो हमारे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उसको बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब मैं बात करूं कि अगर मैं ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल ले रहा हूं जिनकी एनर्जी लगभग सेम है, मतलब कंपेरेबल एनर्जीज है जिनकी, तो वहां पर जो अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनको बोलते हैं अपन हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और हमारे कोर्स में कौन सी बात है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे कोर्स में, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे कोर्स में नहीं है, तो हमको इसी की बात पढ़नी है। तो जैसे मैं अगर बात करूं जो H2 से मेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना था ना, तो वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था, क्योंकि वहां पर दोनों जगह मैंने सेम HH लिए थे। तो यहाँ पर 1s इसका एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पर भी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, तो दोनों की एनर्जी सेम है क्योंकि दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल तो सेम ले रखे हैं, 1s ले रखे हैं। यस सर, ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई। यस सर, तो यहां पर देख जैसे मैं 1s ले लिया, मैंने 1s ले लिया तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, तो यहां पर तेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा क्या? यस सर, मेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। जहां पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसको मैं बोलूंगा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और अगर मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल 1s ले लिया और उसको कंबाइन कर रहा हूं मैं 2s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ, तो यहां पर तेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि यहां पर ना 1s और 2s के बीच में सिग्निफिकेंट यानी काफी एनर्जी का गैप है यार। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो तुम कंबाइन कर रहे हो उनके बीच में काफी एनर्जी का गैप हो जाएगा तो तेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेगा। अब यहां पर क्वेश्चन बात आती है कि पता कैसे चले, क्या पता कैसे चले सर कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में गैप कम है या गैप ज्यादा है? तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बात बताई थी, वापस बता देता हूं। देख, अब देख, ये आपका एफ बाउ प्रिंसिपल है। तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको? कंपेरेबल एनर्जी। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी कंपेरेबल होगी, वो अपन कब बोलेंगे? वो अपन कब बोलेंगे? अगर वो एक ही लाइन के खिलाड़ी हो गए, एक ही लाइन के, जैसे ये देख, ये फोर्थ पीरियड का खेल है, पूरा फोर्थ पीरियड का खेल है। तो मान लो ये जो एस है इसको मैं 4s बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? यस सर। जो डी है उसको मैं 3d बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? यस सर। जो पी है उसको मैं 4p बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? यस सर। तो ये जो तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, इनकी एनर्जी क्या है सर? कंपेरेबल एनर्जी है। इनकी एनर्जी क्या है सर? कंपेरेबल एनर्जी है। इसको बोलते हैं अपन कंपेरेबल एनर्जी, ठीक है। पर यहां पर जो अभी मैंने ऊपर केस देखा था, वहां पर एक अपना 1s था, एक अपना 1s था और एक आपका क्या था? 2s था ना। ये देख, एक अपना 1s था, एक अपना 2s था। अब देखते हैं क्या इनके बीच में कंपेरेबल एनर्जी है या नहीं है। भाई 1s तो ये है और 2s तेरा ये है, भाई दोनों अलग अलग पीरियड में आ रहे हैं। यहाँ पर ये अपनी कंपेरेबल एनर्जी नहीं है, मतलब यहाँ पर एनर्जी का काफी गैप है भाई। एनर्जी का अगर गैप होगा तो वहां पर तेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनने वाले, वहां पर तेरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनने वाले। बात क्लियर है? यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पर तेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेगा क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल जिनको तू कंबाइन कर रहा है वहां पर एनर्जी का गैप क्या बहुत ज्यादा है, एनर्जी का गैप क्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन। ये बात भी मैंने आपको बता दी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मैं कंबाइन करूंगा, जिनको कंबाइन करके मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने की बात कर रहा हूं ना, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की सिमेट्री होनी चाहिए। अगर एक में px ले रहा हूं तो दूसरा भी मुझे px ही लेना पड़ेगा। ऐसा मत कर देना कि एक तुमने px ले लिया, एक py ले लिया या pz ले लिया, तो यहां पर तेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेगा क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में सिमेट्री होनी चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए। और अगर मैं कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं s एटॉमिक ऑर्बिटल ले लूं, s वाला ले लूं ना, तो s वाला तो हमेशा स्फेरिकल ही होता है, तो वहां पर तो हमेशा सिमेट्री होगी सही। पर p वाला ना, p वाला तो एक ऐसा भी हो सकता है, px ऐसा होगा, ये py हो गया और pz ऐसा होगा। तो यहाँ पर तीनों में अलग अलग सिमेट्री है ना, यहाँ पर तीनों में अलग अलग सिमेट्री है। तो अगर मैं px ले रहा हूं तो यहाँ पर भी मुझे px ही लेना पड़ेगा, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल भी। अगर मैं एक एटॉमिक ऑर्बिटल px ले लूं और दूसरा pz ले लूं तो यहाँ पर तेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनने वाला। यानी यहाँ पर एक कंडीशन फॉलो होगी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनको तुम कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने वाले हो, वो एटॉमिक ऑर्बिटल की सिमेट्री होनी चाहिए, वो एटॉमिक ऑर्बिटल की सिमेट्री होनी चाहिए। और ये बात मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी थी जब मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट करा रहा था, ठीक है। तो ये कंडीशन भी आपको समझ में आ गई। और एक और कंडीशन यहाँ पर है, इसको आप ऐसे ही ध्यान रख लेना कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे ना, तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक होगी। मतलब जितनी
मैक्सिमम हो सकती है ना ओवरलैपिंग, उतनी यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी। ये कंडीशन भी आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर 3 कंडीशन है जो एनसीईआरटी ने लिखी हुई है, मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से देसी लैंग्वेज में समझा दी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको किसी भी कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा भाई, मैं यहाँ पर इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आप में से जो सबसे कमजोर बंदा होगा ना, उसको भी बात बिल्कुल भेजे में अच्छे से उतर जाए, उसको भी दिक्कत ना हो, ठीक है। और ये एनसीईआरटी का वर्ल्ड टू वर्ल्ड है भाई। और तू खुद से सोच यार, अगर एनसीईआरटी का ना वर्ल्ड टू वर्ल्ड तुझे समझ में आ गया ना, तो भाई तेरी बहुत अच्छे लेवल की प्रिपरेशन चल रही है। क्योंकि केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी होती है, तू किसी को पूछना यार, बहुत अच्छे तेरे को खुद से बताएंगे, तेरे दोस्त खुद से बताएंगे कि केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है वो समझ में नहीं आती। बायोलॉजी की एनसीईआरटी तो सबको समझ में आ जाती है, पर अब आप जो पढ़ रहे हो ना, अब जब आप केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को रीडिंग करोगे, ये जो मैंने बीच में दे रखा है, इनको जब आप रीड करोगे ना, तो आपको लगेगा कि बायोलॉजी की एनसीईआरटी मुश्किल है, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी तो बायोलॉजी से भी आसान है। समझ में आई बात? ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो मैंने आपको 3 कंडीशन बताई, वही 3 कंडीशन दे रखी है और मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से ये बातें समझा दी। अब अपन आगे बात करते हैं। अब यहां पर बात चल रही है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहां पर 2 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में हमको पढ़ना है। एक हो गया सिग्मा, जिसको बोलते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक होता है पाई, जिसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एनसीईआरटी में यहां पर एक और चीज दे रखी है, डेल्टा, वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो हमको बस यहाँ पर 2 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ध्यान में रखना है, सिग्मा और पाई। जो सिग्मा होता है वो सिमेट्रिकल होता है, जो पाई वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो अनसिमेट्रिकल होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर खेल सीखते हैं, खेल सीखते हैं। अब देख, ये बात मैंने आपको बता दी कि जब मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी आपका अबाव प्रिंसिपल फॉलो होगा, यहाँ पर भी आपका हुंस रूल फॉलो होगा, यहाँ पर भी आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो होगा। तो ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। अब देख, कॉमन सेंस की बात है, अगला पॉइंट देख। अब मान ले तेरे जो एस एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कंबाइन कर रहे हैं, है ना। तो एस एटॉमिक ऑर्बिटल, उनका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। तो जब ये कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा सर? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। वही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। यानी यहाँ पर क्या बनता है सर? एक सेल ओवरलैपिंग होती है तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ही तो बनता है। पर यहाँ पर जब अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो नीचे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, ऊपर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। नीचे मैंने सिग्मा लिख दिया, ऊपर मैंने सिग्मा स्टार लिख दिया। बिल्कुल आसान है यार, बिल्कुल आसान है। वहां तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनता था, यहाँ सिग्मा एंड सिग्मा स्टार मैंने लिख दिया, क्योंकि यहाँ एक आपका क्या होगा सर? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक आपका होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। आगे देख, और जब आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे वो पी वाले हैं ना, अगर पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो वहां पर हमने पिछले लेक्चर में देखी थी बात कि जैसे देख, ये आपका पी है और ये भी आपका पी है, ठीक है। तो जब यहां पर ये ओवरलैप करेंगे तो यहां पर देख कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, इसको बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग। यहां पर तेरा पाई बॉन्ड बनता था, यहां पर तेरा पाई बॉन्ड बनता था। अब कॉमन सेंस से एक बात और देख, ये ऐसे में भी तो ओवरलैप कर सकते थे, ये अपने पिछले लेक्चर में भी बात देखी थी। तो यहां पर देख, अब तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है? अब कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि यहां पर कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? एक्सेल ओवरलैपिंग हो रही है। तो देख, जब मैं पी एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं और वहां पर जब ओवरलैपिंग होगी ना, तो वहां पर सिग्मा बॉन्ड भी पॉसिबल है एंड वहां पर पाई बॉन्ड भी पॉसिबल है। और एनसीईआरटी इस वाले को क्या बोलती थी? पीजेड। तो यहाँ पर जब पीजेड और पीजेड के बीच में ओवरलैपिंग होती थी तब आपका सिग्मा बॉन्ड बनता था, ठीक है। अब देख, वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, पी और पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एक्सियल ओवरलैपिंग भी पॉसिबल है और पैरेलल ओवरलैपिंग यानी लेटरल ओवरलैपिंग भी पॉसिबल है। एक्सियल ओवरलैपिंग से तेरा सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा और लेटरल ओवरलैपिंग से तेरा पाई बॉन्ड बन जाएगा। पर ये तो बात हो रही है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, पर अब हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। तो जब मैं सिग्मा बॉन्ड बोल रहा हूँ तो नीचे सिग्मा, ऊपर सिग्मा स्टार। और ये वाला किस में खेल होगा सर? पीजेड में। और पी एक्स और पी वाई में क्या होगा सर? नीचे पाई, ऊपर पाई स्टार। जो नीचे होता है वो होता है आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो ऊपर होता है जिसमें स्टार लगा होता है वो होता है आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देख, ये बात भी आपको पता है, ये बात भी आपको पता है कि एक आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और एक आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो एनर्जी ज्यादा किसकी पास है भाई? जो ऊपर होता है उसके पास ज्यादा एनर्जी होती है यार। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज मोर एनर्जी देन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, पहले से पता है अपने को। यस सर। अब आगे बात करते हैं। अब खेल स्टार्ट हुआ, अब खेल स्टार्ट हुआ जो हमको समझ में ही नहीं आया आज तक। ये आपने देखा होगा और आपका दिमाग घूमता हुआ इसमें कि भाई समझ में आ ही नहीं रहा, पर अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहीं पे भी कोई दिक्कत अब आपको नहीं आने वाली। अब देख,
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को अपने को कैसे फिल करना है। वो अपन जो करते थे अभी तक वो एटॉमिक ऑर्बिटल में करते थे, अब हमको किस में करना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में करना है। कोई भी दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देख दो खेल फॉलो होंगे, दो खेल फॉलो होंगे। तो ये मैंने लिखा खेल 1 और ये मैंने लिखा खेल 2, ठीक है। तो यहां पर तेरे दो खेल फॉलो होंगे, ठीक है। अब देख खेल 1 कब लगेगा, खेल 1 कब लगेगा ये ध्यान दे। फॉर मॉलिक्यूल हैविंग इलेक्ट्रॉन अप टू 14, मतलब 14 तक अगर इलेक्ट्रॉन है ना, 14 इलेक्ट्रॉन भी है तो भी खेल 1 ही लगेगा, 14 से कम इलेक्ट्रॉन भी है तो भी खेल 1 लगेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन तेरे लगभग 14 तक है, 14 इलेक्ट्रॉन तक है ना अगर मॉलिक्यूल के पास, तो यहां पर तेरा खेल 1 अप्लाई करेगा तू, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो गए, अगर इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो गया तो तू यूज करेगा सर खेल 2। कौन सा खेल अप्लाई करेगा, खेल 2 अप्लाई करेगा। तो ये बात पहले ध्यान दे कि खेल 1 कब अप्लाई करना है और खेल 2 कब अप्लाई करना है। अगर इलेक्ट्रॉन 14 तक है तो खेल 1 लगेगा, यस सर। अगर इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है तो खेल 2 लगेगा, यस सर, ठीक है। अब खेलना सीखते हैं, अब खेलना सीखते हैं। तो खेलना सीख, देख अब जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, तो भाई इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए सर, 2 इलेक्ट्रॉन है, यस सर। जैसे मैं बात करूं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सर, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, यस सर। तो यहां पर भी खेल 1 लगेगा, यहां पर भी खेल 1 लगेगा, सिंपल सी बात है यार, ठीक है। जैसे मैं बात करूं सर Li2 की, तो देख यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां पर कौन सा खेल लगेगा, यहां पर भी खेल 1 लगेगा। अगर इलेक्ट्रॉन 14 तक है ना तो कौन सा खेल लगाना है सर, खेल 1 लगाना है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि कब हम खेल 1 लगाएंगे, ठीक है। तो अब देख वहां हम कैसे खेलते थे, वहां हम ऐसे खेलते थे, देख 1s2 2s2 2p6 3s2 करते थे ना अपन वहां पर। तो ये आपको तो आता ही होगा यार, पर यहां हमको क्या करना है ना, यहां हमको क्या करना है, जैसे मैं बोल रहा हूं 1s, जैसे मैं बोल रहा हूं 1s, है ना। तो यहां पर मुझे करना है 1s सिग्मा 1s, सॉरी सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। क्योंकि हमको पता है यहां पर नीचे वाला क्या होता है सर, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऊपर वाला क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जैसे मैं वहां अगर ये लिखता था 1s, तो यहां तेरे को लिखना पड़ेगा सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर वहां मैं क्या लिखता था, 2s लिखता था, यहां तेरे को क्या लिखना है, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। ये तू s वाले में सिग्मा क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि भाई जब s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है तो वहां पर तो सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, क्योंकि वहां पर तो सिर्फ एक्सियल ओवरलैपिंग ही पॉसिबल है। तो जब मैं एस वाले की बात कर रहा हूँ, एस और ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम सिग्मा लिख रहे हैं सर, यहाँ पर अपन सिग्मा लिख रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। वापस मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 1s था तो यहाँ मैंने लिख दिया सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। वहां पर 2s था, मैंने लिख दिया सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। अब बात आई कि सर 2p की, 2p की, तो ये 2p आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है। पर p तो 3 टाइप के होते हैं ना, px py और pz। और हमको पता है कि जो pz है ना वहां पर कौन सा बॉन्ड बनता है सर, सिग्मा बॉन्ड बनता है। वहां पर कौन सा बॉन्ड बनता है सर, सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो यहां पर अब ये ध्यान देना तू, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz आएगा और सबसे लास्ट में क्या आएगा, सिग्मा स्टार 2pz। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये रटना पड़ेगा अपने को, पहले सिग्मा 2pz और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz। तो वापस से ध्यान दे, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz और लास्ट में भी सिग्मा स्टार 2pz। तो इतना ध्यान हो गया आपको, ठीक है। बाकी इन दोनों की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। कौन कौन से ये, पाई 2py एंड पाई 2px। तो पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। और पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py की एनर्जी भी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो ये दोनों मैंने साथ में लिखे हुए हैं क्योंकि एनर्जी क्या है इनकी सेम है, एनर्जी क्या इनकी सेम है। और हमने बात करी थी कि यहाँ पर भी अबाव प्रिंसिपल फॉलो होता है, यानी देख जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ तो वहां पर एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल होगा, जिसकी एनर्जी सबसे कम है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल होगा, फिर यहाँ पर फिल होगा, फिर यहाँ पर फिल होगा, फिर यहाँ पर फिल होगा। ऐसे करते करते इलेक्ट्रॉन आपके भरे जाएंगे। बात क्लियर है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये खेल आपका कब के लिए था, ये खेल आपका कब के लिए था, जब आपके पास जो मॉलिक्यूल दे रखा है ना उसके पास इलेक्ट्रॉन लगभग 14 तक हो, 14 इलेक्ट्रॉन तक अगर है तो आपका खेल 1 चलेगा, ये वाला खेल चलेगा आपका। अब मैं आपको एग्जांपल कराता हूं, जैसे मेरे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है,
जैसे मेरे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो अब मैं कैसे लिखूंगा देख, ये मैंने लिखा सर H2, इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो देख भाई सिग्मा 1s2 हो गए 2 इलेक्ट्रॉन फिल, बस इसका खेल हो गया खत्म, यहीं पर इसका खेल खत्म हो गया। यहाँ पर जो सिग्मा 1s था उसके पास ही 2 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए, इसका खेल खत्म हो गया, हाइड्रोजन का हो गया इसका खेल। अब अगला देख, यहाँ पर जैसे मेरे को नाइट्रोजन का लिखना है N2 का, तो ये लिखा मैंने N2, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 14 इलेक्ट्रॉन है। तो देख सिग्मा 1s2 कॉमा सिग्मा स्टार 1s2, यस सर, फिर सिग्मा 2s2, यस सर, फिर सिग्मा स्टार 2s2, यस सर, फिर सिग्मा 2pz 2, यस सर, फिर अब देख, अब ये वाला खेल आ गया। अब यहां पर एक चीज फॉलो होती है, अभी तक देख कितने इलेक्ट्रॉन भरे, अभी तक देख कितने इलेक्ट्रॉन भरे, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10। तो अब कितने और बचे हुए सर, 4 और बचे हुए हैं, 4 और बचे हुए हैं, ठीक है। तो देख 2 तूने यहां भर दिए और 2 तूने इसमें भर दिए, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो यहां पर मैंने लिखा पाई 2py 2 इक्वल टू पाई 2px2, ये हो गया तेरा खेल खत्म हो गया। बिल्कुल आसान है यार, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। पर अब यहां पर एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, अगर मान ले अगर तूने जो N2 लिया है ना, उसके पास मान ले अगर 14 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उसके पास मान ले सिर्फ 12 इलेक्ट्रॉन होते, बस एक इमेजिनेशन कर कि तेरे पास कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहां पर तक देख कितने हो गए थे, यहां पर तक 10 हो गए थे, अब तेरे को 2 और भरने। तो अब तू ऐसा नहीं भर सकता, अब तू ऐसा नहीं भर सकता कि तूने यहां पर 2 भर दिए और यहां पर 0 भर दिया, ऐसा नहीं भरना तेरे को। जो मैंने ये सेम एनर्जी वाले रखे हुए हैं ना, जो सेम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल है, वहां पर इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होने चाहिए। तो अगर तेरे को 2 और भरने होते ना, तो तू एक यहां भरता और एक यहां भरता, ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एक यहां बढ़ता एक यहां बढ़ता, इन दोनों में तेरे को इलेक्ट्रॉन बराबर भरने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है यार, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये था आपका खेल 1। अब आते हैं अपना खेल 2 पे। खेल 2 अपने को कब खेलना है, जब आपके पास कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया जाए जिसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो सर, 14 से ज्यादा हो। जैसे मैं अगर बात करूं ऑक्सीजन की, O2 की, यहाँ पर तेरे 16 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी यहाँ पर खेल 1 लगेगा या खेल 2 लगेगा सर, यहाँ पर खेल 2 चलेगा। अब मैं आपको खेलना सिखाता हूँ, कुछ भी नहीं करना भाई, कुछ भी नहीं करना। जो हमने यहाँ पर याद किया था, जो हमने यहाँ पर देखा था, वो सेम टू सेम यहाँ पर चिपका दे। बस यहाँ पर देख, जो सिग्मा 2pz था ना, उसको उठा के तू यहाँ डाल दे भाई, उसको उठा के तू यहाँ डाल दे, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। तो जो यहाँ पर सिग्मा 2pz था, उसको उठा के तूने यहाँ डाल दिया, यहाँ बीच में डाल दिया, बस सिंपल सी बात है यार। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा सर, सिग्मा 1s में, फिर सिग्मा स्टार 1s में, फिर सिग्मा 2s में, फिर सिग्मा स्टार 2s में, फिर यहां भरा जाता था, पर अब यहां नहीं भरा जाएगा, अब पहले इनमें भरा जाएगा, उसके बाद यहां भरा जाएगा सिग्मा 2pz में। बात क्लियर है ना। तो कुछ भी नहीं करना, अपने को यही वाला ध्यान रखना है। पर इतना पता होना चाहिए कि जब खेल 2 अपन लगाएंगे, तो जो सिग्मा 2pz था उसको तेरे को यहां डालना पड़ेगा, उसको तेरे को यहां डालना पड़ेगा। बिल्कुल आसान है यार, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन मैंने ले लिया, ऑक्सीजन का एग्जांपल मैं आपको कराता हूं करके। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन सर, 16 इलेक्ट्रॉन है, यस सर। तो देख सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। तो अभी तक कितने हो गए सर, 8 हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। अब हमको किस में भरना है सर, इसमें भरना है क्या, नहीं, मुझे इसमें भरना पड़ेगा, इसमें, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, पाई 2py2 इक्वल टू पाई 2px2। यहां पर मैंने इक्वल टू क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है सर, सेम होती है। तो टोटल कितने भर दिए मैंने, 12 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब भरूंगा मैं सिग्मा 2pz में, तो मैंने लिखा सर सिग्मा 2pz2, ठीक है। अब देख कितने इलेक्ट्रॉन भर चुका हूं मैं, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14, यानी अभी 2 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। तो अब मेरे को इसमें भरना है ना, अब मेरे को इसमें भरना है ना, तो अब मैं एक इसमें भरूंगा और एक इसमें भरूंगा,
ये बात मैंने आपकी थोड़ी देर पहले ऊपर भी बताई थी। अब मैं एक इसमें भरूंगा और एक इसमें भरूंगा, तो मैंने लिख दिया यहां पर सिग्मा स्टार 2p/1 इक्वल टू, सॉरी, पाई स्टार 2p/1 इक्वल टू पाई स्टार 2px1। कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल है। तो यहां पर देख, मैंने आपको आगे भी करा रखा है खेल। तो O2 ये आया आपका, यहां पर जो मैंने आपको बताया था वही चीज यहां पर भी लिखी हुई है, तो यहां पर भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। कहां गया? तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आज के बाद हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आसानी से यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं आने वाली। हमको ये बात भी पता है कि कब अपना खेल 1 लगेगा और कब अपना खेल 2 चलेगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या था आपका, पाई स्टार 2p/1 इक्वल टू पाई स्टार 2px1, ठीक है। ऐसा मत कर देना, ऐसा मत कर देना कि यहां तुमने 2 लिख दिया, यहां तूने 0 कर दिया। मैंने आपको बताया था कि यहां पर जिनकी एनर्जी सेम होती है, जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, वहां पर तेरे को बराबर इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे, वहां पर तेरे को बराबर इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे। तो तेरे को 2 की कमी थी, तो एक तूने यहां भर दिया, एक तूने यहां भर दिया, बिल्कुल आसान है। अब यहां पर एक एक्सेप्शन आता है, देख यहां पर एक एक्सेप्शन आता है, वो एक्सेप्शन है अपना C2, वो एक्सेप्शन है अपना C2। C2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है सर? सर C2 के पास तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपका खेल 1 में आएगा कि खेल 2 में आएगा? भाई साहब ये तो खेल 1 में आना चाहिए था, पर ये खेल 2 को फॉलो करता है, ये बात अपने को ध्यान रखना है। ये आपका खेल 2 को फॉलो करता है। तो यहां पर तेरे को 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो कैसे भरेगा देख, 2 यहां पर भर गए, 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 टोटल 8 हो गए, ठीक है। फिर 2 यहां भर गए, 2 यहां भर गए, कितने हो गए? 9 10 11 12 हो गए, बात खत्म। बिल्कुल आसान है। यस सर। तो यहां पर मैं देख सकता हूं, आपको बता देता हूं, C2 की बात करता हूं तो आगे आपको देखने को मिल जाएगा C2। ये देख, जो मैंने आपको बताया था वही यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर कौन सा खेल फॉलो होगा सर? खेल 2 फॉलो होता है, ये बात अपने को ध्यान रखना है। C2 इसमें लग रहा है मुझे कि खेल 1 फॉलो होगा, पर ये अपना एक्सेप्शन है, यहाँ पर अपना खेल 2 फॉलो किया जाएगा। ये बात अपने को ध्यान रखना है, ये बात अपने को ध्यान रखना है। जब मैं बात करूंगा सर C2 की, जब मैं बात करूंगा C2 की, तो C2 आपका एक्सेप्शन है, यहाँ पर खेल 1 फॉलो होना चाहिए, क्योंकि इसके पास 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, पर यहाँ पर फिर भी हम खेल 2 फॉलो करने वाले हैं। तो बिल्कुल आसानी से मैंने आपको बता दिया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कैसे अपने को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, कैसे हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। तो यहां पर मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां पर ना एप्लीकेशन की बात करता हूं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एप्लीकेशन की बात करता हूं। और ये जो इसकी एप्लीकेशन है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बॉन्ड पैरामीटर्स में बता रखी है जुगाड़ से। अब देख, सबसे पहली बात आती है सर मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी। मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी तो मैंने आपको बता रखा है कि कोई मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल वो वाला होगा जिसके पास बॉन्ड ऑर्डर जो है ना, उसकी जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगी। तो वही बात मैंने यहां पर लिख दी कि स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालना मैंने आपको जुगाड़ से बता रखा है। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, वो ज्यादा स्टेबल। यस सर, वो ज्यादा स्टेबल, ठीक है। बिल्कुल आसान है यार, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन मैंने बॉन्ड पैरामीटर वाले क्वेश्चन से उठा रखा है। वहां पर मैंने आपको बोला था कि जब मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा, ये क्वेश्चन आपको वापस कराऊंगा, ठीक है। यहां पर आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करनी थी H2 प्लस और H2 माइनस की, ठीक है। तो हमने जो जुगाड़ लगाया था, जुगाड़ से हमारा आ रहा था H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा था, H2 प्लस का 0.5 आ रहा था, H2 माइनस का 0.5 आ रहा था। ये कैसे आ रहा है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है बॉन्ड पैरामीटर्स वाले लेक्चर में। आपको समझ में आ गया होगा बात, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे लेक्चर्स सीरीज में देख रहे होंगे, सीक्वेंस में देख रहे होंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मैंने आपको बताया था कि इनके बॉन्ड ऑर्डर ये होते हैं। अब ध्यान से देख, ये बात मुझे पता लग गई कि सर स्टेबल मॉलिक्यूल वो होगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा सर? यहाँ पर H2 होगा। ये बात मुझे समझ में आ गई, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब पर इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर ना बराबर हो गया, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया सर? बराबर हो गया। तो जब बॉन्ड ऑर्डर दो लोगों का बराबर हो गया और हमसे पूछा जाए कि इनके बीच में स्टेबल ज्यादा कौन है, तो अब हमको यहाँ पर कौन सा खेल चलाना पड़ेगा? अब हमको खेल चलाना पड़ेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। तो यहाँ पर ध्यान से देख क्या लिखा हुआ है। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए ना, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, तो हमको क्या करना है?
एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर ना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कम इलेक्ट्रॉन हुए तो ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब जो ऊपर वाला ऑर्बिटल होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसको अपन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, जिसको अपन स्टार से शो करते हैं। तो उसमें अगर कम इलेक्ट्रॉन होंगे ना तो अपना मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। तो अपन देखते हैं, अपन एक मेरे पास H2 प्लस है, एक मेरे पास H2 माइनस है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सर? 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सर? 3 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकालना तो मैंने आपको बहुत बार बता रखा है यार, इसमें अब किसी को इतना संदेह तो नहीं है ना कि H2 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन कैसे हुए, H2 माइनस में 3 इलेक्ट्रॉन कैसे हुए। मैं ये वापस आपको नहीं बता रहा, बहुत बार बता चुका हूं, ठीक है। तो अब देख, अगर मुझको 1 इलेक्ट्रॉन भरना है तो खेल 1 चलेगा या खेल 2 चलेगा? कॉमन सेंस की बात है, दोनों में आपका खेल 1 ही चलेगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया सिग्मा 1s1, इसका खेल यहीं पे खत्म हो गया। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं सर सिग्मा 1s2, फिर मैंने लिखा सिग्मा स्टार 1s1, हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। अब देख स्टार वाला यानी सर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इसके पास क्या है सर? ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। इसके पास तो है ही नहीं, एंटी बॉन्डिंग में 0 है बिल्कुल, तो इसके पास एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा है। मैंने क्या बोला था? जिसके पास एंटी बॉन्डिंग में कम होंगे ना वो ज्यादा स्टेबल होगा, यानी इसके पास कम है, यानी H2 प्लस के पास कम है, तो H2 प्लस तेरा ज्यादा स्टेबल होने वाला है। तो यहां पर मैंने लिख दिया, देख H2 प्लस तेरा ज्यादा स्टेबल है, और सबसे कम स्टेबल कौन सा है सर? H2 माइनस। बिल्कुल आसान हो गया बात, वही बात मैंने यहां पर भी लिख रखी है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के बाद कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए ना, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात बताऊं भाई, ये क्वेश्चन ना आपका नीट में नहीं आने वाला, ये जेईई मेंस में क्वेश्चन आएगा आपका। नीट में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, वो ये सोच के चलते हैं ना कि तुम्हारे पास एक क्वेश्चन करने के लिए बहुत कम टाइम है। और नीट जेईई मेंस में क्या होता है, एक क्वेश्चन करने के लिए ज्यादा टाइम मिलता है, तो वहां पर वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन दे सकते हैं, उनके पास पॉसिबिलिटी है कि वहां पर अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। और यहाँ पर नीट में वो क्वेश्चन ऐसा ही बनाते हैं, चाहे फिजिक्स की बात करें ना, जिनका आंसर 2-3 लाइन में निपट जाए। तो कोई ऐसा क्वेश्चन फिजिक्स में नहीं पूछा जाता जिसका पूरा एक आधा पेज भर गया जिसका सॉल्यूशन निकालने में, तो ऐसा क्वेश्चन नीट में भी नहीं पूछा जाता। मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो क्वेश्चन था ये अच्छा क्वेश्चन था यार, ये आपका नीट में भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। पर अगर पूछा भी जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में आ गई। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, यस सर। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा जिस मॉलिक्यूल का, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यस सर। पर बॉन्ड ऑर्डर अगर बराबर आ जाए ना, बॉन्ड ऑर्डर अगर बराबर आ जाए तो कौन सा खेल चलाएंगे सर? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कम इलेक्ट्रॉन तो वो ज्यादा स्टेबल। बात क्लियर हो गई? अब देख, बॉन्ड ऑर्डर अपन कैसे निकालते हैं? कोई अगर पूछे कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं तो बोल देना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से निकालते हैं। ऐसा मत बोल देना कि जुगाड़ से निकालते हैं, तो जुगाड़ तो मैंने आपको बता रखा है ना, ताकि आप क्वेश्चन को बिल्कुल देखते ही सॉल्व कर दो। पर वहां पर ऐसा मत बोल देना कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, जुगाड़ से निकालते हैं, ऐसा नहीं बोलना। बोलना है कि बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना, इस फॉर्मूला को लगाना नहीं है, इस फॉर्मूला का लगाना नहीं है, बस ध्यान रख लेना कि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला ये होता है। बॉन्ड ऑर्डर कोई अगर निकालने के लिए बोले, हम बिल्कुल जुगाड़ से निकाल देते हैं, हम देखते ही निकाल देते हैं भाई साहब, ठीक है। पर तुमको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है फिर भी, तसल्ली के लिए, बस तसल्ली के, एनसीईआरटी की तसल्ली के लिए, कि एनसीईआरटी ने अगर फॉर्मूला दिया तो हम उसको याद कर रहे हैं कि फॉर्मूला ये है, बस इसको लगाएंगे नहीं, हम देख के निकाल देते हैं बॉन्ड ऑर्डर। हमको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हमको खेल खेलना आता है, हमको जुगाड़ लगाना आता है। तो देख, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 NB माइनस Na। NB क्या आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड Na क्या आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात क्लियर है? ठीक है। अब देख, आगे बढ़ते हैं अपन। अब देख, अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आ जाए ना, अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आ जाए तो कॉमन सेंस की बात है कि जो NB है ना वो Na से बड़ा रहा होगा। थोड़ा तो मैथ्स आता होगा आपको, थोड़ा तो बेसिक मैथ्स आता होगा यार। NB का नंबर जब Na से ज्यादा होगा तभी तो तेरा जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू है वो ज्यादा आएगी ना। अगर अभी भी बात समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको बताता हूं। देख, अगर मैं यहाँ पर 4 लिख दूं, यहाँ पर मैं 2 लिख दूं, तो NB Na से बड़ा है। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। देख, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 4 माइनस 2, ठीक है। तो 1/2 तो 2, तो 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 1। तो पॉजिटिव में आया ना भाई। पॉजिटिव में कब आया है? जब तूने NB की वैल्यू Na से क्या रखी है सर? बड़ी रखी है। तो कॉमन सेंस की बात है भाई कि अगर NB Na से ज्यादा होगा तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? पॉजिटिव आ जाएगी। अब एक दिन तूने क्या किया, ये भी 2 रख दिया, ये भी 2 रख दिया,
तो अब देख क्या होगा, 2 में से 2 गया 0, तो 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई कर तो आंसर तेरा 0 ही तो आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर तेरा क्या आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर तेरे को 0 करना है तो कॉमन सेंस की बात है NB इक्वल टू NA करना पड़ेगा, NB इक्वल टू NA करना पड़ेगा। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये बात मैंने आपको बताई थी यार कि बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ जाए ना, बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ जाए ना, तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी भी बताती है इसको। फिर अगर बात करें कि बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव कब आएगा, कॉमन सेंस की बात है यार, अगर तूने एनबी को पॉजिटिव रखा था और एनए को, सॉरी, तूने एनबी को बड़ा रखा था और एनए को मैंने छोटा रखा था वैल्यू, तो मेरा पॉजिटिव आ रहा था। तो अब क्या कर तू, एनबी को क्या कर दे, बड़ा वैल्यू रख दे और एनए को छोटा वैल्यू रख दे, यानी मैं बोलूं कि एनबी इज लेस देन एनए, एनबी इज लेस देन एनए। तो यहां पर तेरा बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। और ध्यान रहे, बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ रहा है या फिर बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव आ रहा है ना, तो ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल होते हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करते, ये एग्जिस्ट नहीं करते। ये सारी बातें कोई भी नई बात नहीं है इसमें। जब मैं आपको बॉन्ड पैरामीटर पढ़ा रहा था, जब मैं वहां पर आपको बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा रहा था ना, बिल्कुल अच्छे लेवल पे मैंने आपको पढ़ा दिया था भाई, बिल्कुल अच्छे लेवल पे पढ़ा दिया था, बिल्कुल जुगाड़ से। ठीक है, अब देख बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है। अब देख, जैसे मेरे पास H2 है, अगर तू यहाँ पर जुगाड़ लगाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सर, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 0.1 यहाँ पर मुझे पता लग गया कि बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आएगा, 1 आएगा। यानी ये क्या बताता है ना कि जो 2 एटम है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड, ये जो बॉन्ड कितने हुए बीच में वो बताता है कि 1 लिखा हुआ है तो 1 बॉन्ड लगा दे। जैसे इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा तो बीच में 2 बॉन्ड बना दिया तूने, बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा बीच में तूने 3 बॉन्ड बना दिए। सिंपल सी बात है यार। तो 2 एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड होंगे वही आपका बॉन्ड ऑर्डर बताता है। N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3 आएगा। ये रटना थोड़ी है यार, मैंने आपको बॉन्ड पैरामीटर में सब कुछ निकालना सिखा रखा है, सब कुछ निकालना सिखा रखा है। तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता था सर, 1 आता था। O2 का कितना आता था सर, 2 आता था। और N2 का कितना आता था सर, 3 आता था। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है उतना ही उन एटम्स के बीच में बॉन्ड बना दे। सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है। ये बातें मैंने आपको ऑलरेडी जब बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ा रहा था, जब मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा रहा था, वहां पर भी बताई थी। अब आगे बात करते हैं। अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, ये बात भी तो मुझे पता है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो अगर मुझे बॉन्ड ऑर्डर की सीक्वेंस लगानी आ गई, तो मैंने अगर उसको उल्टा कर दिया तो वो मेरी बॉन्ड लेंथ की सीक्वेंस आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर A इज ग्रेटर देन B, ये बॉन्ड ऑर्डर की सीक्वेंस है, तो मैं बोल दूंगा B इज ग्रेटर देन A, ये बॉन्ड लेंथ की सीक्वेंस हो जाएगी। सिंपल सी बात है यार, बॉन्ड ऑर्डर की सीक्वेंस को उल्टा कर देना, वो तेरी बॉन्ड लेंथ की सीक्वेंस आ जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये बात भी मैंने आपको बताया था। अरे मेरे भाई, किसी का बॉन्ड ऑर्डर अगर पॉइंट में आ जाए ना, किसी का बॉन्ड ऑर्डर पॉइंट में आ जाए, यानी जैसे किसी का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ गया, पॉइंट में आ गया, तो उसको क्या बोलते थे अपन, पैरामैग्नेटिक बोलते थे। उसको क्या बोलते थे, पैरामैग्नेटिक बोलते थे। ठीक है, यहाँ पर तेरे 3 एक्सेप्शन भी तो थे, B2, O2 और S2। तो देख, जैसे B2 की बात करें या O2 की बात करें या S2 की बात करें, तो यहाँ पर मैं O2 का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है सर, 2 आ रहा है ना। तो 2 में क्या पॉइंट आ रहा है क्या, नहीं, 2 में तो पॉइंट नहीं है, ये तो अपना होल नंबर है। तो ये होना तो क्या चाहिए था, डायमैग्नेटिक होना चाहिए था, पर ये फिर भी क्या होता है सर, पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये तीनों जो लिखे हुए हैं ना, ये तीनों एक्सेप्शन थे, मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि इनका बॉन्ड ऑर्डर पॉइंट में नहीं आता, ये अपने डायमैग्नेटिक होने चाहिए थे, पर फिर भी ये एक्सेप्शन के तौर पे आपके पैरामैग्नेटिक में काउंट किए जाते हैं। तो ये 3 एक्सेप्शन अपने को ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो आज के बाद किसी का बॉन्ड ऑर्डर अगर पॉइंट में आ जाए तो बोल देना ये आपके पैरामैग्नेटिक है ना। और किसी का बॉन्ड ऑर्डर अगर पॉइंट में नहीं आ रहा तो बोल देना ये आपके डायमैग्नेटिक है। ठीक है, तो वही बात मैंने यहां पर लिख दी कि बॉन्ड ऑर्डर अगर पॉइंट में आएगा तो पैरामैग्नेटिक, बाकी ये तीनों एक्सेप्शन है। यहां पर बॉन्ड ऑर्डर पॉइंट में नहीं आता पर फिर भी ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, अब अगर तेरे को लैब में जाना है, लैब में टेस्ट करना है कि पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, तो वहां पर तेरे को बॉन्ड ऑर्डर थोड़ी दिख रहा है कि पॉइंट में या नहीं है पॉइंट में। तो वहां पर क्या बोलेगा तू कि अगर मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो गए तो पैरामैग्नेटिक बोल देना, अगर मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल्ड हो गए, रिपेल्ड मतलब भाग रहे हैं, तो बोल देना डायमैग्नेटिक। अरे डी से क्या होता है दूर, पी से क्या होता है पास, पास मतलब सर अट्रैक्ट, डी से क्या होता है दूर, दूर मतलब रिपेल। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है यार। ठीक है,
और डी ब्लॉक में अपन अच्छे से पढ़ेंगे इस चीज को। डी ब्लॉक जब पढ़ेंगे तो अच्छे से देखेंगे इन चीजों को। ध्यान रहे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ना तो पैरामैग्नेटिक बोल देता हूं, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहां पर मैं डायमैग्नेटिक बोल देता हूं। ये बात अपन बिल्कुल अच्छी तरीके से देखेंगे डी एंड एफ ब्लॉक वाले चैप्टर में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं मैग्नेटिक नेचर का भी खेल आपको समझ में आ गया। आप किसी भी मॉलिक्यूल को देख के बता सकते हो कि ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। ये बातें मैंने बहुत एग्जाम्पल के साथ आपको बॉन्ड पैरामीटर्स वाले लेक्चर में पढ़ा रखा है। आगे बात करते हैं अपन अब यहां पर देख, ये मैंने लिया H2 मॉलिक्यूल, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। कौन सा खेल लगेगा सर? खेल 1 लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्लिक्शन लिख लूंगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालना आता है, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक निकालना आता है। यहां पर ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी ने दे रखा है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी होती है? 438 किलोजूल पर मोल। यानी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है तो 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है ना उसकी बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यानी इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए सर? 438 किलोजूल पर मोल चाहिए, ये एनसीईआरटी ने बता रखा है। ठीक है, और बॉन्ड लेंथ कितनी होती है इसकी? 74 पिकोमीटर होती है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको निकालनी आती है। इसमें मैं आपको वापस से अगर समझाऊं तो उसमें टाइम वेस्ट ही होगा, ये आप खुद से समझ सकते हो, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होने वाली। हर चीज मैंने आपको समझा रखी है, ये खेल समझा रखा है, ये खेल समझा रखा है। यहाँ पर He यानी He2 है तो कितने मॉलिक्यूल, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। कौन सा खेल लगेगा? खेल 1 लगेगा। खेल 1 लगा के देख लेना। बॉन्ड ऑर्डर तुमको निकालना आता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 0 आएगा। तो 0 बॉन्ड ऑर्डर आएगा, यानी ये एग्जिस्ट नहीं करता। कभी तुमने देखा है, कभी तुमने सुना है कि He2 लिखा हुआ? नहीं, हमने He लिखा हुआ देखा हुआ है, He2 कहीं नहीं लिखा रहता, क्योंकि He2 तेरा एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, इसको भी तुम देख लेना, ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ा रखी है। ये भी आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 0 आता है। ये आपको रटना नहीं है कि Be2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, He2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, ये रटना थोड़ी है भाई। बॉन्ड पैरामीटर वाले लेक्चर में सब कुछ अच्छे से पढ़ा रखा है आपको यार। इसको भी देख लेना, ये सारी बातें मैंने आपको बता रखी हैं। देख, बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 आ गया, यानी मुझे बात पता लग गई कि यहाँ पर इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालनी आपको आती है। कौन सा खेल लगेगा? खेल 1 लगेगा। ये बात ध्यान रखना, एनसीईआरटी बोलती है कि जो Li2 मॉलिक्यूल है वो आपका वेपर फेज में एक्सिस्ट करता है सिर्फ। ये आपका एक्सेप्शन वाला खिलाड़ी है C2, है ना, ये भी आपका वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर खेल 1 लगना चाहिए, पर एक्सेप्शन के तौर पे यहाँ पर खेल 2 लग जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अब देख, बॉन्ड ऑर्डर पॉइंट में नहीं आ रहा, यानी डायमैग्नेटिक होगा। सिंपल सी बात है, ये भी आपको करा दिया मैंने, सब कर लेना। ये भी आपको करा दिया मैंने, कर लेना। ठीक है, अब ये सब जो एनसीईआरटी में ले रखा है ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया। आप अगर इसकी रीडिंग करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और ये बात पता लग जाएगी कि मैं झूठ ही नहीं बोल रहा, हर वर्ड मेरा कवर हो चुका है। बाकी ये सब बातें मैंने आपको करा दी। देख, B2, C2, N2, O2, F2, ये सब आप कर लोगे। N2 में ध्यान रखना, अरे मेरे भाई जो नियोन है वो तो नोबल गैस है भाई, वो बॉन्ड बनाना पसंद करेगा क्या? वो बॉन्ड बनाना पसंद करेगा क्या? नहीं पसंद करेगा। तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा भाई? 0 आएगा। कोई स्टेबल है तो भाई वो मस्त रहेगा ना, वो किसी के साथ थोड़ी बॉन्ड बनाएगा। अब तो वहां पर जो जो ये नोबल गैसेस होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं इनका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 0 होता है। अब देख, अब यहाँ पर एक कंसेप्ट देखना, और एनसीईआरटी में भी ये दे रखा है और नीट में भी ये पूछा जा चुका है। अब देख, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बात बताई थी कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना वो स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड से। तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि जैसे एक मेरे पास ये एटम है और एक मेरे पास ये एटम है, इनके बीच में अगर मैंने सिंगल बॉन्ड बना दिया तो ये कौन सा बॉन्ड होगा सर? ये सिग्मा बॉन्ड रहा होगा, ये सिग्मा बॉन्ड रहा होगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड से। पहला जो भी बॉन्ड बनता है ना, कहीं भी पहला बॉन्ड जो बनता है वो सिग्मा बॉन्ड ही होता है, वो सिग्मा बॉन्ड ही होता है। जैसे अगर मैं बात करूं O2 की, तो जो पहला बॉन्ड बना होगा ना वो आपका सिग्मा बॉन्ड रहा होगा, उसके बाद आपका ये दूसरा वाला पाई बॉन्ड बना होगा। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बात बताई थी जब मैं आपको VBT पढ़ा रहा था। ठीक है, पर यहाँ पर 2 एक्सेप्शन होते हैं यार, यहाँ पर 2 एक्सेप्शन होते हैं। एक होता है आपका B2, तो यहाँ पर इसके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और एक होता है आपका C2 तो भाई साहब पहले से ही एक्सेप्शन है। खेल 1 चलना चाहिए था, खेल 2 चल गया। अब देख, यहाँ पर देख, ये वाला क्या होना चाहिए था? सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए था, ये आपका पाई बॉन्ड होना चाहिए था। कायदे से तो यही होना चाहिए था, पर यहाँ पर होता क्या है भाई साहब? दोनों ही आपके पाई बॉन्ड हो गए। यहाँ पर होता क्या है भाई साहब? दोनों ही आपके पाई बॉन्ड हो गए। ठीक है, तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए था, पर B2
एंड C2 में ना सारे पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों के दोनों पाई बॉन्ड है। यहाँ पर एक बॉन्ड बनना तो पहला बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड बनना चाहिए था, पर यहाँ पर B2 के केस में पहला बॉन्ड ही पाई बॉन्ड बन गया भाई साहब। तो B2 और C2 ध्यान रखना, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का कोई नामो निशान ही नहीं है, सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता भाई साहब। और नीट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है C2 के ऊपर, ठीक है। तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। मैं उम्मीद करता हूं सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब इसके क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, उनको आप प्रैक्टिस कर लेना। आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे लेवल पे तैयार हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं पूरे लेक्चर को आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा, और आज से पहले इतने अच्छे तरीके से आपने इस लेक्चर को कभी भी नहीं किया होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। अब आपने इसमें महारत हासिल कर दी, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड आपको पता है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और अगर विश्वास नहीं आता तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर जो क्वेश्चंस आए हैं ना, नीट 24 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 37 सालों में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, किसी क्वेश्चन को उठा के देखना भाई, बिना पेन लगाए हुए तो उसका आंसर निकाल देगा। बिल्कुल अच्छे लेवल पे पढ़ाया है तेरे को। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो ना, फिर भी आपको अब जब आपने ये लेक्चर देख लिया, अब आप महारत हासिल कर चुके हो। अब आप कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, हर क्वेश्चन आपका बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपका एक ऐसा टॉपिक माना जाता है केमिकल बॉन्डिंग का, जिससे बच्चे डरते हैं भाई, पर अब डरने की जरूरत नहीं है। अब आपके बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, अब आपको खेलना आ चुका है। तो कैसा लगा लेक्चर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी फिर भी कोई डाउट इस लेक्चर के रिगार्डिंग रहता है तो कमेंट में आप जरूर पूछ सकते हो। बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अपनी राय देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।